नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार मदद में। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम लोग बात करते हैं आज के नए टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा राजस्थान सीईटी का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको टॉपिक कितना पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपके सिलेबस में पहला टॉपिक दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं तथा 20वीं शताब्दी, तो 1800 से आपके 1900 के मध्य भारत के अंदर किसी भी प्रकार की जो घटना घटी है स्वतंत्रता आंदोलन के साथ है, इसमें आपकी 1857 की क्रांति भी सम्मिलित होगी। किसी भी प्रकार की घटना घटी है उसका आपको विवरण देना है। साथ ही इसी कड़ी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का, और स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, परमहंस कृष्ण परमहंस आदि ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्था, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों का योगदान और स्वतंत्रता के विभिन्न अवस्था से मेरा प्राय ये है कि इसमें आपको बेसिकली 1857 की क्रांति के बाद में 1885 में आपका कांग्रेस गठन होता है। कांग्रेस गठन के बाद में किस प्रकार कांग्रेस अपना आगे कदम रखती है जो स्वतंत्रता तक रहता है, मतलब स्वतंत्रता मिल जाती है। तो कांग्रेस के द्वारा किए गए विभिन्न चरण, जो विभिन्न योगदान या विभिन्न आप कह सकते हो क्रियाकलाप जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें दिए हुए हैं कि इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों को योगदानकर्ता एवं उनका योगदान। इसका मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के राज्य में कौन से राज्य ने अपना कितना सहयोगदान दिया है, उनके महत्वपूर्ण लीडर कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि आपके पंजाब के हुए हैं, आप लोग सभी जानते हो भगत सिंह हुए। उसके बाद आपने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, जो तीनों अलग अलग राज्य से संबंध रखते थे। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। तो इसमें सिर्फ राजस्थान के प्रक्षेप में ही पूछा है, तो आपको सिर्फ राजस्थान का योगदान ही बताना है। आप किसी न किसी चीज़ की राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको यह पता होगा कि राजस्थान 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर नसीराबाद से शुरू हुई थी। तो नसीराबाद से आपकी 6 छावनियाँ बनी थी, जिसमें से 2 छावनी में क्रांति नहीं हुई थी। आपके अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह का भी योगदान है, और इनके साथ ही आपके कुछ युद्ध भी हुए थे बीच में। और ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो आपको 1857 की क्रांति के साथ में जुड़ी हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आगे चलिए हम बात करते हैं राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जिसके अंदर आपका जनजातीय आंदोलन में आपका भगत आंदोलन हुआ है, फिर एकी आंदोलन हुआ है। इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद किसान आंदोलन पे बात करते हैं, तो किसान आंदोलन में आपका बेगू किसान आंदोलन हुआ, फिर बिजोलिया, फिर मारवाड़ ऐसे अन्य भी बहुत सारे किसान आंदोलन हुए। कम से कम
8 से 10 किसान आंदोलन है जो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में आइए हम बात करते हैं राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। राजनीतिक जन जागरण प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में प्रजा आंदोलन लगभग 21 प्रजामंडल आंदोलन बने हैं। इनमें से महत्वपूर्ण हैं आपके मारवाड़, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो महत्वपूर्ण आपके हैं सबसे पहले मारवाड़, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जयपुर के बाद में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, बूंदी के बाद में आपका बूंदी हुआ। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं जिसमें आपको इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी और भी अन्य हुए हैं जो निम्न लेवल पे हैं, जिनका ठीक है सिर्फ पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल में किया जाता है, बाकी इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। प्रजामंडल की हवा चली सी उस समय, तो उस समय लोगों ने भी मना लिया ऐसे प्रजामंडल, ऐसे समझ लो। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जी हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कुल आपके 5 टॉपिक हैं। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जिसमें से आपका 1857 की क्रांति हुई, और दूसरे पे आपका राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ये महत्वपूर्ण 5 टॉपिक है जो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कितने टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने यहाँ पे बताया है, तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके आप सुन सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं फिर आगे इसी कड़ी में। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्य का पुनर्गठन। नेहरू युग निर्माण, भारत वैज्ञानिक तकनीकी का विकास। इसमें क्या है, मैं महत्वपूर्ण देखो आपको बात बताता हूँ मैं। राष्ट्रीय एकीकरण में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आपकी कौन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनको लौह पुरुष भी भारत का कहा जाता है। और राज्यों का पुनर्गठन भी इन्हीं के समय हुआ था। तो इनमें कौन से आयोग बने थे, आपको पता होगा, फैजल अली आयोग बना था। तो ऐसे 1-2 आयोग और बने थे जिनका संबंध राष्ट्रीय एकीकरण तथा पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। बाद में इसी की आगे कड़ी में आपको बताया गया है कि नेहरू युग में संस्थानीय निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। तो नेहरू युग में आपको देखने को मिलेगा पंचवर्षीय योजना जो अभी फ़िलहाल में अभी तक जारी है। इनमें नेहरू युग में आपका इसरो की स्थापना और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से सब फैक्ट याद करने हैं बस। इसमें से सिर्फ आपके फैक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डिटेल के क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। वो आपको इसमें से डिटेल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन सभ्यताएं। सीईटी ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि प्राचीन सभ्यताओं को एक लिस्ट बना दी है कि सीईटी क्या चाहती है। सीईटी सिर्फ हमसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बैराट, ये प्रमुख 5 स्थान हैं। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, बाकी अन्य आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति आयाम। तो ये टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या पूछा है। प्रमुख राजवंश आपके मेवाड़ हुए, फिर बीकानेर के राठौड़, आपके जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, मारवाड़ आदि बहुत सारे हैं आदि, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले
स्मारक कलाएं, चित्रकला व हस्तशिल्प कलाएं। आपको किले राजस्थान में जयगढ़ दुर्ग है, आपके फिर कुंभलगढ़ दुर्ग है, आपका रणथंबोर है, आदि महत्वपूर्ण किले हैं, स्मारक है, ये इसी में आते हैं। इसके अंदर आपको महल देखने हैं, महल किले के अंदर ही महल है, या फिर इसी कड़ी में आप में कोई महत्वपूर्ण मंदिर है किले या महल के अंदर ही, किले या स्मारक के अंदर ही कोई महत्वपूर्ण मंदिर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही इसमें कोई दरगाह और किसी भी प्रकार की किले की कोई बड़ी घटना में आपका साका हुआ, केसरिया हुआ, आदि महत्वपूर्ण घटना है। और साथ ही इसमें आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी है कि बहुत सारे आपके इतिहासकार हुए हैं जो किले के बारे में अपनी अपनी थ्योरियाँ दे के गए हैं। जैसे कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़ैया, ये आपके अबू फजल ने बोला था चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो ये प्रसिद्ध कहावत है। तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। साथ ही चित्रकला एवं हस्तशिल्प कला, चित्रकला में आपको पता होगा कि 4 प्रकार की स्कूलों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके मारवाड़, मेवाड़ है ना, आपकी हाड़ौती हुई, आपकी ढूंढाड़ हुई, ये 4 प्रकार के स्कूल है। इसमें आपको ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको चित्र की विशेषता पूछते हैं, या फिर आपको चित्रकार का नाम दे के रखते हैं, और ऐसा पूछा जाता है कि ये संबंधित चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित है, कौन से स्कूल से संबंधित है। बस आपको इतना ही याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कैसे क्या है, बाकी या इसमें आपको ये क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए तो बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें से आपकी आरएस आराम से क्लियर हो जाएगी। पर क्या करें, अब सीटी का मूड है, इसमें से आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते, बस जो ये चाहते हैं तो हमें तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। चलिए खैर आगे बात करते हैं। राजस्थानी साहित्य बोली कृतियाँ, राजस्थान साहित्य बोली कृतियाँ, अभी तक तो इसका ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं है मुझे, बाकी मिलेगा तो मैं बताऊंगा, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। बाकी आपको इसमें यह पता होनी चाहिए कि ढूंढाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, आपकी मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, आदि प्रमुख बोलियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेले, त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये आपकी आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण भाग है। आपको इसमें ये भी पूछा गया है। राजस्थानी संस्कृति परंपरा, संस्कृति परंपरा में आपसे राजस्थान की, अगर आपके पास लक्ष्य की बुक है या फिर अन्य किसी भी कोई बुक हो जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति की है, जिसमें रीति रिवाज नाम का एक टॉपिक है, रीति रिवाज, तो बस ये वही है, राजस्थान के रीति रिवाज ही हैं। उसके बाद राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, लोक देवता संत आपके दादू जी है, जम्बो जी हैं, जम्बेश्वर जी हैं, आपके राम स्नेही हैं, आदि हैं। उसके बाद आपके लोक देवता बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी हैं, आदि जो लोक देवता है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में लास्ट के 3 टॉपिक हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण तो आपका राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। ऐतिहासिक स्थल में आपके वही आपके पर्यटक स्थल हैं, जो आप किले स्मारक करोगे ये आपके इसी से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, आपको इसमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप राजस्थान की जनजाति, किसान, आपके प्रजामंडल पढ़ोगे तो इनमें ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, और ख़ासकर उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा इसके अंदर, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी आर्ट एंड कल्चर की बुक है जो उसमें आपको मेंशन करके रखे हैं, मेंशन दिया हुआ है उसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूप में सिर्फ आपको पठार, पर्वत, मरुस्थल एवं मैदान करना है। तो ये सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं जो मेंशन्ड है
बाकी आपको जो क्षेत्र विस्तार था, क्षेत्र विस्तार का एक टॉपिक है वो आपको नहीं करना है, और भी अन्य आपकी नॉटिकल माइन का टॉपिक है वो भी आपको इसमें नहीं करना है। सिर्फ आपको भारत की पर्वत पठार मरुस्थल मैदान ही करने हैं। उसके बाद जलवायु मानसून तंत्र करना है। राजस्थान भारत के संदर्भ में बात हो रही है, तो भारत में जलवायु मानसून तंत्र आपको पता ही होगा, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और यहाँ से अरेबियन सी। तो तीनों से आपको किस प्रकार का मानसून तंत्र बनाते हैं, कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा होती है, तो इसका विवरण देना है। फिर भारत की प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर। भारत के प्रमुख नदियों में आपको महत्वपूर्ण नदी गंगा, इसकी सहायक नदी, उसके बाद यमुना है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं, और इनकी सहायक नदी हैं जिनके ऊपर बांध बना हुआ है। कुछ मुख्य नदियों पर बांध बना हुआ है। फिर बांध बनाकर जो झीलें बनाई गई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य। भारत के वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, इसमें आपको पता होना चाहिए। आपको अभी पता होगा कि टाइगर आप बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, जो आपके उत्तराखंड के रिजर्व पार्क में लेकर आए हैं। जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, जो मोदी जी फ़ोटो वगैरह भी खींच रहे थे उसकी, और उनको दूरबीन से देख रहे थे। तो ऐसे कुछ करंट का डाटा है, बस खाली उसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की संभावना है, बाकी और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं प्रमुख फसलें, गेहूँ, चावल, सिर्फ। हालांकि भारत में फसलें तो बहुत है, विभिन्न प्रकार की है। बाकी आपको सीईटी क्या पूछ रही है, बस उसी के बारे में बता रहे हैं कि आप में सिर्फ गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, तो इन सभी फसलों के बारे में आपको विवरण देना है। इनकी जलवायु कितनी होनी चाहिए, इनके लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इनके लिए उपयुक्त मिट्टी कितनी होनी चाहिए, अगर इनके लिए उपयुक्त मिट्टी कितनी होनी चाहिए, और ये किस क्षेत्र में ज़्यादा बहुतायत से उगाई जाती है। आइए आगे बात करते हैं प्रमुख खनिज। आपके लौह अयस्क के खनिज, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक, सिर्फ 4 प्रकार के हैं। सिर्फ 4 प्रकार के आपको खनिज के बारे में बताना है, बाकी और खनिज आपको नहीं करने हैं, क्योंकि भारत के खनिज जो हैं ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको सीईटी ने सिर्फ 4 प्रकार के खनिज पूछे हैं। आपको इसमें 360 डिग्री घुमा के पूछना है, आपको याद करना है। जैसे लौह अयस्क की प्रमुख खान क्या है ना, उनका क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र क्या है, भंडारण क्षेत्र अलग होता है इनका, जैसे ही मैग्नीज का, उसके बाद बॉक्साइड का या एवं अभ्रक का। और एक बात और, जो करंट में अभी जो खाने मिली हैं, या आप पेटी कह सकते हो या फिर खाने कह सकते हो, जो खाने मिली हैं उससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो अपने परंपरा से चलते आ रहे हैं, जैसे 50 साल 60 साल से कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, वो आपके परंपरागत है। और गैर परंपरागत जो अभी नए अस्तित्व में आए, जैसे यूरेनियम से बिजली बनाना, यूरेनियम से बिजली बनाना, और आपकी इलेक्ट्रिक बनाना आदि, बहुत से परमाणु भट्टी संयंत्र से आपका ऊर्जा का निर्माण करना, ऐसे बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी कार्यरत हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। उसके बाद भारत के उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, ये आपको किसी भी वेबसाइट से आपको एक लिस्ट निकालनी है, वो मिल जाएगी। भारत में महत्वपूर्ण उद्योग आपके 15 से 20 उद्योग हैं, आपको लिस्ट बना लीजिए, और इस स्थान विशेष में आप क्षेत्र विशेष पे ज़्यादा फोकस दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-14 कहाँ से गुजरता है, अभी न्यू कॉरिडोर आगरा, दिल्ली, मुंबई जो बनने जा रहा है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। परिवहन, संसाधन एवं व्यापार, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के ऊपर। ये बढ़िया टॉपिक है। राजस्थान में आपकी भूगर्भीय संरचना और भू आकृति, सिर्फ आपको जो पूछा है उसी के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्ट से जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। भूगर्भीय संरचना में
राजस्थान की संरचना हुई, ये आपकी विस्तृत चतुष्फलयाकार है, जैसे आपकी सीकर ज़िले के प्याले नुमा है, किसी की बतख जैसी है। तो इस प्रकार की आकृति ये आपसे पूछी जाएगी। हालांकि मेरे हिसाब से नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा विस्तृत सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर भी आपको इसको देख लेना है। उसके बाद जलवायु दशा, मानसून तंत्र। राजस्थान के अंदर एक तो बंगाल की खाड़ी से और एक अरब सागर से दो ही जगह से मानसून की हवा क्रिएट होती है, और वो भी राजस्थान में आपको पता है कि अरावली होने के कारण अरब सागर की हैं जो सीधे उत्तराखंड की तरफ निकल जाती, और अपने यहाँ बारिश होती है तो थोड़ी बहुत हाड़ौती क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून की हवाओं से होती है। तो इसको भी आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर अपवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध एवं जल तकनीकें। अपवाह तंत्र आपकी नदियाँ, झीलें, आपकी जो पंचपंद्रा झील है, लूणकरनस झील है, आपके आना सागर झील है। अन्य बांध में आपका बिलासपुर बांध, जवाई बांध, कोटा बैराज, माही बजाज आदि महत्वपूर्ण बांध है। उसके बाद जल संरक्षण तकनीकें आपने पर सुना होगा कि टांका क्या होता है, खड़ीम क्या होती है आदि। कच्चे तालाब भी होते हैं, वो भी एक जल संरक्षण की तकनीक में आते हैं। तो इसका थोड़ा विस्तृत से देखना पड़ेगा, इसका आपको देखना होगा। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति कि वर्षा का विभाजन के साथ ही आप किस एरिया में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। जैसे आपके जैसलमेर एरिया में चले जाइए, जैसलमेर में जीरोफाइट नाम की वनस्पति पाई जाती है जो शुष्क कटीली रहती है, और आपके वहीं पे हाड़ौती वाले क्षेत्र, आपके उदयपुर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी सदाबहार वन मिलेंगे, आपके माउंट आबू में सदाबहार वन मिलेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान में वनस्पति का भी विभाजन हुआ है। उसके बाद वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य। वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य में आपको राजस्थान में महत्वपूर्ण 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 21 अभ्यारण्य हैं। तो इसकी आपकी एक लिस्ट है, वो आपको याद करनी है कि कौन से क्षेत्र में क्या है। उसके बाद राजस्थान की मृदा है। राजस्थान की मृदा का एक तो परंपरागत कह सकते हैं इसको, एक तो परंपरागत विभाजन है या फिर व्यक्तिगत विभाजन है, और दूसरा एक साइंटिफिकली विभाजन है। 2 प्रकार के विभाजन है जो आपको देखना होगा। आप राजस्थान भूगोल की बुक लेके आएंगे तो उसमें आपको 2 प्रकार का विभाजन आपको मिलेगा, एक तो आपको व्यक्तिगत है और एक आपका साइंटिफिक है। साइंटिफिक में आपकी 10 प्रकार की मृदा बताई गई है, व्यक्तिगत में आपको मृदा के सिर्फ 4 या 5 प्रकार बताए गए हैं, तो वो आपको देखना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, प्रमुख जनजातियाँ यही आपकी भील, मीणा, गरासिया, सांसी, सहरिया आदि प्रमुख जनजातियाँ जो राजस्थान में निवास करती हैं, इनके बारे में। उसके बाद धात्विक खनिज, वही ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत। इससे पहले वाले में आपको भारत के सापेक्ष में पढ़ना था और अभी आपको राजस्थान के सापेक्ष में पढ़ना है। उसके बाद में आपका पर्यटन स्थल आप जो किले स्मारक करोगे उनमें से ही अधिकतर जो है वो पर्यटक स्थल में शामिल है, वो आपको देखना होगा। तो यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं वायुयान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय, ये आपकी पूरी पॉलिटी है। संवैधानिक ढांचा, राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में आपको बताना है। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजस्थान के नीति निर्देश तत्व, मौलिक कर्तव्य, संसदीय ढांचा, संवैधानिक आपातकालीन प्रावधान आपके 368 आर्टिकल में दिया हुआ है, जो आप देख लेना, आपको पढ़ोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, ये आपकी पूरी पॉलिटी है जो आपको देखनी है। उसके बाद में कुछ आयोग हैं इनमें छोटे छोटे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, लोक आयोग, इसमें सिर्फ फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनके फैक्ट पे ध्यान देना है। बाकी आपको ये भी जानकारी होना चाहिए इसमें सदस्य, इनका निर्वाचन, इनके अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसी कड़ी में हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में आपको पता है
भारत के प्रतिवर्ष एक नया बजट घोषित होता है, तो ये ज़्यादातर मेरे हिसाब से ये करंट है। आपको करंट के बारे में ज़्यादा पूछेगा, तो आपको करंट पे ज़्यादा फोकस देना है। और बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें, बजट निर्माण कैसे होता है, और बजट पास होने के बाद पहले राज्यसभा में जाता है या लोकसभा में, या फिर लोक में फिर राज्यसभा में जाता है, या फिर इसकी संदर्भ में राष्ट्रपति का क्या रुझान होता है। अपनी जो वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो ये क्या करती हैं, इनका क्या रोल है, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी राजस्थान का पूरा, मेरे हिसाब से राजस्थान के पूरे बजट पर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, ये पूरा आपका बजट है। आपकी बहुत सारी सिंचाई परियोजना चल रही है और बहुत सारी योजना भी है, जैसे राजस्थान की वर्तमान फ्लैगशिप योजना जो 26 योजना है जो भी कार्यरत है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है ये 73वें संशोधन पंचायती राज, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ वही आपके करंट वाला सा सामान है, पूरा करंट का मटेरियल है जो आपको राजस्थान के बजट से मिलेगा। तो चलिए इसमें आगे बात करते हैं। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी की साइंस आ चुकी है। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आपकी वेब्स आती हैं, और आपके टेलीफोन, डाक तार, ब्लूटूथ, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आप जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो फ़ोन है ये भी एक आपका संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का एक भाग है। उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी हम हो गए। रक्षा प्रौद्योगिकी भी आपकी जो है, आप जैसे आपका जियो सिंक्रोनस, ये आपके उपग्रह हैं, जियो सिंक्रोनस और लो ऑर्बिट, ये सारे उपग्रह हैं। जो आप इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तो चलिए, उसके बाद विद्युत धारा, ये आपकी फिजिक्स है। विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा। और उसके बाद में ये 2 टॉपिक आपके जो हैं ये आपके बायोलॉजी के हैं। उसके बाद जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, संधारणीय विकास, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है। जंतु पादप का आर्थिक महत्व है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से क्या है ये आपको पता होना चाहिए। भेड़ क्यों पालते हैं लोग? ये भेड़ से ऊन मिलता है, फिर उससे आर्थिक मदद भी मिलती है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आर्थिक महत्व है बस, इनसे और कुछ नहीं है। बाकी आपके कृषि विज्ञान उद्यान वानिकी पशुपालन के संदर्भ में है। कुछ भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, आपको पता होगा, 6ठी-7वीं क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, बस यही मेन टॉपिक है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसके बाद आपकी ये मैथ और रीजनिंग है। ये आपकी रीजनिंग मैं अब आपको बता देता हूँ। तो ये आपकी यहाँ से लेकर नंबर रैंकिंग का मेकिंग जजमेंट, परसेंटेज, एरिया, ट्रायंगल, सर्किल, एवरेज रेशियो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, चार्टर नंबर, यहाँ तक जो है आपकी ये रीजनिंग है। उसके बाद में आपके मैथ है, जो बाकी बचे हैं ये आपके मैथ वाला पोर्शन है। उसके बाद आपको हिंदी भी दी गई है। इसमें हिंदी में आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। मुझे पता है वीडियो बड़ी हो रही है, पर क्या करें, इनका सिलेबस भी तो बहुत बड़ा है, तो सारी चीज़ें तो बताना मेरा हक़ है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे पता है आप बोर भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बस 5-7 मिनट की और है क्लास, बाकी 5-7 मिनट में 2 मिनट की और है क्लास, उसके बाद में बस ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, लास्ट टॉपिक है आपका आज का, लैंग्वेज नॉलेज। इसमें आपको सामान्य हिंदी के लिए मैं सबसे अच्छी बुक बता देता हूँ, राघव प्रकाश की एक हिंदी की बुक आती है जो सर्वश्रेष्ठ है। उसके अंदर आपके ये सारे भी जितने भी टॉपिक हैं मेजर, ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। राघव प्रकाश नाम की पुस्तक है, उसके अंदर आपके ये टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश में भी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा दिया गया है इसके अंदर।
यूज़ ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनर, टेंस, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद सिंबल्स एंड एंड है, कंप्रेशन ऑफ द गिवन पैसेज है, ग्लोसरी, टेक्निकल टर्म्स है, आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी इसमें चीज़ें दे के रखी हैं जो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर और जोड़ दी गई है इसमें। कंप्यूटर की ये बेसिक है। जिस जिस छात्र ने RKCL करके रखी है, आर के सी एल का कोर्स करके रखा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर जिन्होंने नहीं भी करके रखा है तो RKCL के नोट्स ले लो, नेट पे कहीं से भी मिल जाएंगे, या फिर यूट्यूब पे सर्च करो कि ये रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस एक्सेट्रा क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है समसामयिक घटना। यह आपकी पूरी करंट है। अगर आप राजस्थान के प्रक्षेप में तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मूमल पब्लिकेशन की सर्वश्रेष्ठ बुक है। आपको इससे सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि आपका बजट हुआ, बजट को छोड़ो, मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था हुआ, या फिर अर्थव्यवस्था आपकी एक तो इंडिया की और फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दोनों में ज़्यादातर करंट से क्वेश्चन आने की संभावना है और ये करंट का टॉपिक है। और बेसिकली आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि करंट का किसी भी एग्ज़ाम में कितना क्या रोल रहता है, तो इस हिसाब से आप तैयारी करें। तो ठीक है, आज तक अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।